हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है बिहार में जुलाई महीने में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुरुआत उसकी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7वें चरण की जो बहाली आरंभ होने वाली है बिहार में, उसमें नियुक्ति यानी कि नौकरी किसको मिलने वाली है, चाहे सीटेट अभ्यर्थी हो, बीटेट हो या फिर एसटीईट या क्वालिफाइड अभ्यर्थी हो। केवल क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने से आपकी जो नौकरी है कंफर्म नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में पास हो, सीटेट, बीटेट या एसटेट। तो इसलिए दो जो ऐसी मेन पॉइंट्स हैं, दो मुख्य बातें जिन पर आपकी जो नौकरी मिलने की जो प्रक्रिया है, जो बहाली का जो प्रोसीजर है डिपेंड करता है, वह इस वीडियो में हम जानेंगे। ऐसी दो बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आप अगर 7th फेज़ के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं और चाहते हैं कि आपकी नौकरी हो 7वें चरण में, तो किस प्रकार से इन चीज़ों को अंजाम दिया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल शुरू से एंड तक ध्यान से पूरा केयरफुली सुनेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह जो 7वें चरण की बहाली से लेटेस्ट अपडेट्स और जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जानकारी होती है, हम आपको MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले टॉपिक पर अपने आते हैं कि 7वें चरण में किसको नौकरी मिलने वाली है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली में देखिए, सरकार बहुत सारे दावे कर रही है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा और यह भी दावा करती है कि जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसका जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जो अधिसूचना है, विज्ञापन है, वह जारी होने वाला है। तो जो दो मेन बातें मैं बताने वाली हूँ, देखिए पहली बात तो ये कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली की बात जो है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो आप लोग जानते हैं कि अगर ऑनलाइन अप्लाई होता है तो एक वेबसाइट की, एक वेब पोर्टल की ज़रूरत होती है, जिसका अभी तक निर्माण कितना हुआ है, नहीं हुआ है, शुरुआत हुई भी है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं मिली है ना। तो अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से या किसी भी अधिकारी की तरफ से, अपर मुख्य सचिव हो या फिर निदेशक हो, प्राइमरी डायरेक्टर, उन्होंने कभी भी इस बारे में चर्चा नहीं की कि ऑनलाइन अप्लाई होगा तो हमने वेब पोर्टल, वेबसाइट जो है उसका निर्माण कर लिया है। तो पहली चीज़ तो ये कि यानी कि अगर अधिसूचना 7वें चरण की जारी हो भी जाती है जुलाई एंड या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में, तो उसमें वही पुराना तरीका सरकार अपनाने वाली है, यानी कि अधिसूचना को जारी करने के बाद फिर से नियोजन इकाइयों में जाकर आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि बाई चांस ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर ले भी लेती है सरकार, तो जैसा कि शिक्षा मंत्री ने पहले ही ये चीज़ें कह रखी हैं कि नियोजन इकाइयों की जो स्वायत्तता है उसको बरकरार रखा जाएगा, नियमावली में भी ये चीज़ मेंशन है। और जो मेधा सूची है उसको बनाने का जो कार्य है ऑफलाइन मोड में ही होगा, यानी कि नियोजन इकाइयाँ आपकी मेधा सूची बनाएंगी। मेधा सूची का निर्माण करने का जो कार्य है, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह केवल और केवल नियोजन इकाइयों की ही रहेगी। और बिहार में आप लोग जानते होंगे कि करीब 9000 नियोजन इकाइयाँ हैं, जो ये जिनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी होती है कि मेधा सूची बनाएं, औपबंधिक मेधा सूची जारी करें, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएं। और उसमें तरह तरह की दिक्कतें जो है अभ्यर्थियों को आती है, जैसे कि हमने 5th या फिर 6th फेज़ में देखा है। कई बार होता है कि आपकी जो मेधा सूची निर्माण कार्य में कई बार गलतियां भी हो जाती है नियोजन इकाइयों द्वारा, क्योंकि वहाँ पर भी वही टीचर्स ही होते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटराइज सारा तरीका है, मैनुअली इन चीज़ों को, मेरिट लिस्ट वगैरह को बनाया जाता है। तो उसमें कई बार दिक्कत होती है, आपत्ति वगैरह आपको देनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए पहली चीज़ तो हम यही कहना चाहते हैं कि नियोजनवाद की जो प्रक्रिया है उससे आपको गुजरना ही है, क्योंकि नियोजन इकाइयाँ हमेशा ही इन्वॉल्व रहने वाली हैं। और नियोजन इकाइयाँ अगर इन्वॉल्व रहेंगी, मेधा सूची बनाएंगी, तो देखिए आप लोगों की जो जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि सीटेट में, बीटेट में या फिर एसटीईटी में क्वालिफाई हैं, तो उसमें यदि आपके पास सीट्स भी पर्याप्त हैं तो भी आपकी बहाली, आप 100% यह नहीं कह सकते कि मेरी बहाली इस विषय में, इस ग्रेड में हो जाएगी या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि हमने 6ठे चरण में भी ये चीज़ देखी है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अगर अप्लाई करते हैं तो हर जगह टॉप में ही उनका नाम हमेशा मेंशन रहता है। भले ही आपने सीटेट में या फिर एसटीईटी में बहुत ज़्यादा मार्क्स अटेन किए हों, लेकिन क्योंकि अगर आपका एकेडमिक थोड़ा सा कमज़ोर है तो आपका जो नंबर है टॉप लिस्ट में नहीं आ पाता।
और हर नियोजन इकाई में यदि आप देखेंगे तो वही 2-4 अभ्यर्थी आपको उन्हीं के नाम दिखेंगे जो हमेशा ऊपर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर टॉप 5 टॉप 10 में आपको नज़र आते हैं। तो इसलिए नियोजनवाद की प्रक्रिया अगर रहती है तो आप कभी भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आपकी बहाली 100% हो जाएगी, चाहे आप 6 to 8 में हो, 1 to 5 में हो, 9 to 12 में हो, तो और भी ज़्यादा जटिल होने वाला है, क्योंकि STET अभ्यर्थियों के यहाँ पर मेरिट नॉट इन मेरिट में 2 कैटेगरीज बटी हुई हैं। और जहाँ तक BTET CTET अभ्यर्थियों की बात है तो उनका वैसा तो कोई मसला नहीं है मेरिट नॉट इन मेरिट का, लेकिन उनको भी यही समस्या हमेशा आती है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इस बार भी सरकार जो है एकेडमिक बहाली यानी कि एकेडमिक बेस पर जो बहाली है वो नियमावली में है ही 2020 के नियमावली में, तो उसके अनुसार ही सरकार बहाली करना चाहती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा अगर नियोजन इकाइयाँ इन्वॉल्व हैं तो एकेडमिक जो आधार है यानी कि आपका जो BA है, B.Ed है या फिर 12th अगर आप देखें 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए, तो उस चीज़ को सरकार कभी भी समाप्त नहीं करेगी। और फिर वही अगर नियोजनवाद रहा तो आप कभी भी ये चीज़ नहीं कह पाएंगे कि मेरी बहाली 7वें चरण में 100% हो जाएगी या फिर मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। तो नंबर 1 चीज़ तो यही हो गई कि ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई होगा या नहीं होगा, लेकिन नियोजनवाद जो है, नियोजन इकाइयों की जो इन्वॉल्वमेंट है वह कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसलिए यदि आप CTET, STET, BTET जो भी क्वालिफाई हैं तो आप 100% इंश्योर नहीं हो सकते कि आपकी बहाली इसमें हो ही जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी बहाली बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें हमने जैसे छठे चरण में भी यह हमने देखा था कि सरकार ने जब ये काउंसलिंग वगैरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया था, 2 राउंड हुए, 3 राउंड हुए, तो उसमें जिन अभ्यर्थियों का एकेडमिक अगर थोड़ा सा वीक भी था, कमज़ोर भी था, जिनका इतना अच्छा नहीं है मेधांक, तो उनकी भी बहाली हो गई है। और जिन्होंने अगर चाहा कि हमारी बहाली उस ज़िले में हो जाए या फिर वो इस चक्कर में रहे कि हमें यही प्रखंड में ही जॉब करनी है और वहाँ पर अगर वो काउंसलिंग के लिए पहुँचे थे तो उनका एकेडमिक ज़्यादा होने के बावजूद भी वह बहाल नहीं हो पाए, उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। तो इसलिए इस चीज़ को भी आप ये ना सोचें कि हम नेगेटिव बोल रहे हैं कि बहाली नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया ही नियोजनवाद की ऐसी है कि अगर आपका जो है मेधांक कम भी है, फिर भी यदि आप काउंसलिंग में उस दौरान उपस्थित होते हैं जब आपका नाम बुलाया जाता है, तो निसंदेह ही आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाने वाली है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मुख्य बिंदु पर, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो दूसरा मेन मुख्य बात है हमारे वीडियो की, उसकी तरफ चलते हैं। 7वें चरण की बहाली में हम लोग जानते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वही होने वाली है, सबसे ज़्यादा परेशानी उसी में आने वाली है, अभ्यर्थियों को भी और सरकार को भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि STET अभ्यर्थी 2 खेमों में ऑलरेडी बटे हुए थे, मेरिट में और नॉट इन मेरिट में। सरकार ने सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई के नाम पर मतलब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक लाइन में लगा तो दिया है, लेकिन इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वह सरकार के पास नहीं है कि किस प्रकार से वह मेरिट और नॉट इन मेरिट में थोड़ा बहुत फ़र्क तो करेंगे या फिर नहीं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो मेरिट लिस्ट में आए हैं वह तो बाद में भी जब मेधा सूची बनेगी तो वो मेरिट में ही आएंगे, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि ये सरकार एकेडमिक को नहीं हटाती है, BA और B.Ed के जैसे आप 9-10 के टीचर बनते हैं, 11-12 की यदि बात करें +2 स्कूल के आप शिक्षक बनेंगे तो आपका MA और B.Ed देखा जाएगा। और यदि आपका MA में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में और B.Ed में प्रशिक्षण में इतना अच्छा स्कोर नहीं है, इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं है, तो आप अगर मेरिट लिस्ट में भी होंगे तो भी आपके चांसेस कम हो जाएंगे सेलेक्ट होने के, नौकरी मिलने के। तो इसलिए या तो इसके 2 रास्ते हैं, या तो फिर सरकार ऐसा कुछ कर सकती है कि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको वेटेज दे यानी कि 5 नंबर केवल मेरिट वालों को या फिर 10 नंबर का वेटेज दे, और जो नॉट इन मेरिट यानी कि जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनको वह वेटेज ना मिले। एक रास्ता तो सरकार यह अपना सकती है। दूसरा रास्ता हो सकता है, जो अभ्यर्थी जैसे आंदोलन कर रहे हैं पटना में हम देख रहे हैं, तो उनकी ये मांग है कि TET मार्क्स पर बहाली कर दी जाए, तो ये रास्ता भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक रास्ता अगर सरकार अपनाती है तो ही आपकी जो बहाली है 7 फेज़ में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हो सकती है। और अगर प्रारंभिक की बात कर लें BTET CTET में, तो वहाँ पर भी देखिए हम लोग देखते थे 6 फेज़ में कि जिन BTET या CTET अभ्यर्थियों के CTET में या फिर BTET में ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो उस हिसाब से उनको वेटेज दिया जाता था, यानी कि आपके 90% या 95% है जैसे CTET में या BTET में, तो आपको 10 नंबर का वेटेज मिलेगा। तो वही प्रोसीजर सरकार यहाँ पर 7 फेज़ में भी अप्लाई कर सकती है कि TET मार्क्स के आधार पर वेटेज ज़रूर रखा जाए, क्योंकि जिस अभ्यर्थी ने ज़्यादा स्कोर किया है तो उसको थोड़ा फ़ायदा उसमें ज़रूर मिलना चाहिए।
तो तभी जो है ये बहाली का जो प्रोसीजर है पूरा आप लोग समझ सकते हैं कि बहाली आपकी होगी। अदरवाइज़ अगर इसी तरह सरकार नियोजनवाद में अभ्यर्थियों को उलझा कर रखेगी तो किसी की बहाली सुनिश्चित नहीं हो सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि 100% मैं 7वें चरण में बहाल हो जाऊंगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं विद्यालय में योगदान कर लूँगा। तो 2 चीज़ों की हमें मांग अभी फ़िलहाल रखनी चाहिए सरकार के आगे। एक तो यही कि जल्द से जल्द अधिसूचना जारी हो। दूसरा अगर ये भी है कि ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है तो उसके बारे में भी वेबसाइट का जो निर्माण है कितना हुआ है नहीं हुआ है ये भी अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए। और दूसरी तरफ एसटीईटी अभ्यर्थियों का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि धरना चल रहा है पटना में। अलग अलग तरीक़ों से जो है वह कोशिश कर रहे हैं अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध जो है ज़ाहिर करने के लिए। पहले ये बात थी कि नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली करी जाए, उसके लिए काफ़ी धरने हुए, प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुए, कोर्ट केसेस भी हुए। फिर कोर्ट ने भी ये कह दिया, मतलब डिस्पोज कर दिए, केसेस को डिसमिस कर दिया। कोई भी वहाँ से सेटिस्फैक्ट्री आंसर कोर्ट से कोई डायरेक्शन नहीं मिला है, ना ही मेरिट को, ना ही ऑल क्वालिफाइड को। तो इसलिए अब सारे ही अभ्यर्थी टोटली बिल्कुल ही गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि जो गवर्नमेंट चाहेगी नियमावली में संशोधन करेगी, टीईटी मार्क्स पर बहाली करेगी, वेटेज देगी, नियोजनवाद को हटाएगी या फिर ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली करेगी। सारी जो चीज़ें हैं अब केवल और केवल गवर्नमेंट के हाथ में है, सरकार के हाथ में है कि किस प्रकार से वह बहाली को अंजाम देने वाले हैं। और ये सबसे मेन पॉइंट है कि जुलाई के एंड में अगर ये अधिसूचना आती है तो फिर वेबसाइट कहाँ है, वेब पोर्टल कहाँ है वो ऑनलाइन मोड का जो तरीका, जो बात हुई है ऑनलाइन सेंट्रलाइज की, उसको अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट बनाई जाने वाली थी उसका निर्माण कितना हुआ या नहीं, इस चीज़ पर भी अभ्यर्थियों को अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी, समझ में आई होंगी चीज़ें, और आप आगे अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी लाभ मिल सके हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से। क्योंकि लगातार ही हम 7 फेज़ के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है आपके साथ शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की बहाली जो है 7वें चरण में हो पाए। क्योंकि 6ठे चरण में नियोजनवाद की ही प्रक्रिया के कारण 90-94 हज़ार में से देखिए आधी से ज़्यादा सीट्स जो हैं खाली रह गई हैं। तो उम्मीद है कि 7वें चरण में आप सभी की नौकरी पक्की हो जाएगी, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आगे कोई भी नई अपडेट आती है या फिर कोई भी जानकारी जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मैं ज़रूर करूँगी शेयर। इसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज्वाइन भी करें हमारा चैनल, ताकि आपको अलग से जो स्पेशल जो बेनिफिट्स हैं चैनल के वो भी प्राप्त हो सके। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।